आपसे एक बात मैं कहा था कि नितिन गडकरी का टिकट कटना मोदी के प्रधानमंत्री पद का टिकट कटने के बराबर होगा। अगर मोदी चाहें तो यहाँ से भी चुनाव लड़कर देख ले, नितिन गडकरी के टक्कर में उतना वोट ये पाएंगे भी नहीं। नागपुर से नरेंद्र मोदी भी अगर चुनाव लड़े तो हार जाएंगे अगर नितिन गडकरी का टिकट काट दे। तो नितिन गडकरी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो हर दल का व्यक्ति उसका समर्थन करके देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। नागपुर के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नितिन गडकरी के कद तक पहुंच सके। लेकिन नफरती सरकार जब हटेगी तभी तो मानव से मानव को बनाने वाली सरकारों का निर्माण होगा, और उसके लिए सबसे बेहतरीन आदमी अगर कोई है तो नितिन गडकरी। नागपुर के लोकसभा सदस्य का पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है। चर्चाएं भी बहुत चल रही है कि उनका नाम कटना तय है, तो क्या पोजीशन रहेंगी आगामी चुनाव में? यादव जी, आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए हिंदू जाला के जो दर्शक हैं उनका मैं आपके प्रश्न की तरफ आता हूँ। महाराष्ट्र में किसी के नाम नहीं घोषित हुआ है, इसलिए भी ये नाम नहीं आया होगा। उनका टिकट कटना, मैंने बहुत पहले भी आपसे एक बात में कहा था कि नितिन गडकरी का टिकट कटना मोदी के प्रधानमंत्री पद का टिकट कटने के बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट देना न देना ये उनके कमेटी का है, इस पर, और भाजपा का मामला है, इस पर हम बहुत कुछ प्रकाश नहीं डाल सकते। लेकिन इतना जरूर डाल सकते हैं कि नितिन गडकरी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से पहचाना जाता है। जो सही मायने में राजनीतिक व्यक्तियों में जो गुण होना चाहिए वह गुण उसके अंदर है। वो जातीयता का भी आधार नहीं लेता, न धर्म का आधार लेता है, मानवता के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति है। अगर ऐसे व्यक्ति का टिकट काटेंगे तो हमारे लिए तो, अगर मैं जैसे आप पूछिएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर भाजपा उनका टिकट काटती है तो महाराष्ट्र से टोटली कट जाएगी, इसमें कोई संदेह का सवाल नहीं है। और नितिन गडकरी के अतिरिक्त नागपुर में कोई भी कैंडिडेट होगा वो भाजपा का जीत नहीं सकता। अगर मोदी चाहें तो यहाँ से भी चुनाव लड़कर देख ले, नितिन गडकरी के टक्कर में उतना वोट ये पाएंगे भी नहीं। नागपुर से नरेंद्र मोदी भी अगर चुनाव लड़े तो हार जाएंगे अगर नितिन गडकरी का टिकट काट देते हैं तो। आपके हिसाब से महाविकास आघाड़ी में जो है दमदार कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, दमदार का नहीं है, परिस्थितियां मानव को दमदार बनाती हैं और कम असरदार बनाती हैं। देश के ऊपर बढ़ती हुई महंगाई, अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, उत्पीड़न, ये सारी चीजों को अगर देखिएगा तो माहौल जो है वह एक घोल को पैदा करता है, जो घोल रासायनिक शास्त्रों के द्वारा जो है ऐसा काम कर देता है जिस काम की किसी को उम्मीद नहीं होती है। जनमानस के बीच में जो भावनाएं हैं वो बात की बात है। अब धीरे धीरे धर्म का भूत जब उतर जाता है तो मानव अपने पेट के तरफ ध्यान देता है। और पेट का तो मामला यहाँ तक है कि तुलसीदास ने भी लिख दिया था, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी वाला। तो भगवान का भजन भी लोग भूखे नहीं कर सकते। तो ऐसे धर्मांधता के भाव को जब घटेगा तो ऑटोमेटिक जो है जनता के माहौल बनेगा। माहौल बनने के बाद किसी भी तरह से चुनाव में असर आ सकता है। और रह गया कि भाजपा, ये कांग्रेस के पास कैंडिडेट कैसा है, क्या है, ये बात अलग है। रह गया नितिन गडकरी के समक्ष का कैंडिडेट अगर ढूंढोगे तो नागपुर में तो नहीं है, लेकिन पार्टी के बेस पर चुनाव का हार जीत होना ये एक अलग बात है। अब जैसे अपन कह सकते हैं कि गडकरी जी का टिकट अगर वाकई में कट जाता है तो आपकी उनसे अच्छी नज़दीकियां है, तो आपके हिसाब से वो क्या करेंगे? उद्धव जी का ऑफर है शिवसेना में शामिल होने के लिए। देखिए, किसी सेना में जाने की जरूरत नहीं, न किसी पार्टी में जाने की जरूरत है। अगर नितिन गडकरी से हमारे संबंध जो हैं 1984 से हैं और व्यक्तिगत हैं, न पार्टी के हैं न इसके हैं। और न मैंने आज तक नितिन गडकरी से किसी काम को लिया है और न नितिन गडकरी के पास किसी काम के लिए गया है। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैंने केवल मित्रता को निभाया है। आज तक मैंने उन्हें वोट भी नहीं दिया है, ये भी आप समझ लीजिएगा। हमारा मित्रता जो है यह एक साहित्यिक मित्रता है, मित्रता पर बात चलती है। मैंने मित्र दोस्ती को निभाया है, हमने आज तक उन्हें वोट भी नहीं दिया है। रह गई जो बात आप कह रहे हैं कि अगर वो शिवसेना के साथ जाए,
तो हम तो उनका प्रचार भी करेंगे, क्योंकि उस अलायंस में अगर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट होंगे तो हम खुल के प्रचार करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा आज इसीलिए काटने के चक्कर में है कि अगर बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी के नाम पर कोई समर्थन करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन नितिन गडकरी के नाम पर सभी लोग। मैं तो ये बात करता हूं कि अगर पार्लियामेंट में गठबाजी और पार्टीबाजी न हो तो नितिन गडकरी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो हर दल का व्यक्ति उसका समर्थन करके देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो निर्दल लड़े, और निर्दल अगर लड़ते हैं तो मेरा दावा है कि पार्टी का नहीं, जितने पार्टी के यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे सबकी जमानत जब्त करते हुए वो विजय के रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि वहां न पार्टी रहेगा न पार्टी की प्रतिद्वंदता रहेगी, यह आदमी का व्यक्तित्व रहेगा। और व्यक्तित्व के मामले में नागपुर के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नितिन गडकरी के कद तक पहुंच सके। अभी एक दो दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पहले सब मैं भी चौकीदार किया करते थे, अब लालू प्रसाद यादव जी के बयान पर आ गया है कि मोदी जी का परिवार। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी अपने परिवार जिसका अग्नि से के साथ फेरा लिए उसके नहीं हुए तो बाकी परिवार का कहां से होंगे। रह गया अगर परिवार की बात करते हैं तो मोदी जी ये साबित कर दें कि क्या अखिलेश उनके परिवार में नहीं है। जब भारत ही वर्ष अगर उनका परिवार है तो लालू क्या उनके परिवार से बाहर हैं, नीतीश उनके परिवार से बाहर हैं, मायावती उनके परिवार से बाहर है, या इस देश का नागरिकों में जितना अत्याचारी है वो भी इनके परिवार से बाहर है कि इनके परिवार के हैं, पहले ये घोषित करें। और जब परिवार अगर देश को ये मानते हैं तो अपने भाषण में ये कैसे कह देते कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। जब परिवार मानने वाला आदमी इस तरह की बात नहीं करता है, यह एक स्लोगन देने का काम करते हैं, लेकिन ये स्लोगन इनके गले में फंस जाएगा। जिसका भाई हो, भतीजा हो, माँ थी चली गई तो परिवार तो था। जब उस परिवार के ये कुछ नहीं बने न उनको बनाए तो इस परिवार का ये ख्याल क्या करेंगे। भारतवर्ष को परिवार बना करके केवल दो परिवार का बढ़ोतरी कराता है जिसका नाम अडानी और अंबानी है, ये उसका परिवार है। और ये अगर परिवार होता तो इस तरह की ये बात कैसे करते, कभी नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते। आप बताइए, आप अपने परिवार में बैठकर किसी को बुरा भला ये करेंगे क्या? तब बताएं कि इनके परिवार में अजीत दादा हैं कि नहीं है, ये बताएं कि इनके परिवार के अंदर में ममता बनर्जी है कि नहीं है। तो जब जिनको आप बुराई करते हैं वो भी तुम्हारे परिवार के हैं। जब भारतवर्ष परिवार है तो इसलिए मेरा साफ कहना है कि मोदी परिवार का नहीं है तो बाकी मोदी का परिवार कहाँ है, होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री का देश ही परिवार होता है, मगर परिवार का व्यवहार कहाँ है ये तो बताओ यादव जी। परिवार में एक व्यवहार होता है, परिवार का एक संस्कार होता है, तो क्या बता दीजिए मोदी के अंदर पारिवारिक संस्कार है, पारिवारिक व्यवहार है? नहीं है, न परिवार का प्यार है। इससे कुर्सी से प्यार है और कुर्सी के जरिए जिसने इसको कुर्सी तक पहुंचने में मदद किया, जनता के वोट ने मदद किया, मगर जनता का ख्याल नहीं है। जिसके नोट ने मदद किया उसका ख्याल है और उसी का ये कार्य करता है। ये घोषणाबाज आदमी है, झूठा है, पाखंडी है और ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति इस देश को बेच रहा है। बताइए आप, परिवार मानने वाला परिवार की संपत्ति बेच देगा क्या? क्यों बेचेगा? भारत की चीजों को बेचने वाला परिवार। भाई देखिए, एक जगह कहा गया है कि जुगनू के चमकने से उजाला नहीं होता, जुगनू भी चमकता है ना। ऐ कहने वाले, देश को परिवार अपना, परिवार के साथ इस तरह व्यवहार नहीं होता। अब परिवार के साथ किसी के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, किसी के ऊपर कुछ चल रहा है, किसी को आप देशद्रोही कह दे रहे हैं सवाल पूछ देने पर, सच्चाई कह देने पर, ये क्या पारिवारिक व्यवहार है? ये घोषणाबाजी है, पाखंड का पाखंडी है। और पाखंडियों से ये देश दो के कारण बर्बाद हुआ, सिरखंडियों से और पाखंडियों से। अभी माहौल जो है महाराष्ट्र, यूपी और बिहार
यूपी बिहार में दोनों यादव जो है बहुत अग्रसर है, महाराष्ट्र में भी नितिन गडकरी जी को लेकर चर्चा चल रही है। फिर भी देश के जो अपने शेर है, विश्व गुरु है, वो कहते हैं कि अब की बार 400 पार। तो इसमें संख्या बल क्या रहेंगे? और कहने वाले कहते हैं कि ये 200 भी पार नहीं हो पाएंगे। देखिए, मैं एक बात बोलूं, नारा कुछ भी दे दीजिए, सहारा नहीं दीजिएगा तो अलग बात है। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि ये देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन लोग भूखे मरे तो फिर चिड़िया कहाँ है। ये कहने के लिए कि हम विश्व में हमारा डंका बज रहा है और हमारे भारतवासियों के साथ अमेरिका में बाकी जगह किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये देख रहे हैं। ये डंका बज रहा है कि लंका लग रहा है, ये बात की बातें हैं। कहना कुछ अलग है, करना कुछ अलग है। जो चीज दिखाई देती है उसके लिए कहलाने की सब बात नहीं आती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देश की बेरोजगारी आप देख रहे हैं, बेकारी देख रहे हैं। 400 पार ईवीएम के भरोसे ये बोल सकते हैं, जनता के भरोसे 400 नहीं 200 के नीचे ही रह जाएंगे। रह गया ईवीएम और जनता के बीच का बात। अब तक हम ईवीएम पर नहीं बोलते थे, लेकिन अब इसलिए बोलते हैं कि लोगों ने उसका प्रयोग करके दिखा दिया है कि किस तरह वोट इधर होता है, किस तरह वोट उधर होता है। अभी आपने कहा कि नितिन गडकरी पे चर्चा हो रही है। मैं एक बात बता दूं, नितिन गडकरी बड़ा स्वाभिमानी आदमी है। मैं जब सही बात बोलता हूं तो लोग कहते हैं आप उसकी चमचागिरी करते हैं, क्या मालूम आपको उसने क्या दे दिया है। नितिन गडकरी हमें क्या देगा? नितिन गडकरी हमें प्यार के सिवाय और क्या देगा, व्यवहार के सिवाय और क्या देगा, विचार के सिवाय और क्या देगा। हम ना उसकी पार्टी के हैं, ना उसके पार्टी के समर्थक हैं। और आपसे इससे पहले भी मैंने कह दिया कि मैं अपना वोट आज तक नहीं दिया है, चाहे नितिन गडकरी हो या कोई हो। मतलब हम अपना वोट हमेशा सेकुलर, चाहे वो नाम की सेकुलर है या कुछ हो, लेकिन भाजपा के विरोध में ही हमने अपना वोट किया है। अब रह गया सवाल कि हमारे नितिन गडकरी को क्या करना चाहिए। वो हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अगर हमारी सलाह मानना चाहें तो मैं यही कहूंगा कि टिकट को ठुकरा देना चाहिए और आजाद मैदान में उतर जाना चाहिए कि जब तुम्हारी पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो जनता के दिल में मेरा नाम है। अगर देखना है तो आके देख लो। दिल्ली में नमाजियों को पुलिस की वर्दी में मारा गया है, अभद्र व्यवहार किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यादव जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने नमाजी भाइयों से ही कहना चाहूँगा कि हमारी शरीयत ये नहीं कहती है कि किसी का रास्ता रोक कर नमाज पढ़ो। बिल्कुल किसी का नुकसान करके नमाज पढ़ो, हमारी शरीयत नहीं कहती है। किसी को तकलीफ देकर नमाज पढ़ो, यह हमारी शरीयत नहीं कहती है। रह गया कि जुमा का दिन था और जुमा को ज्यादातर सभी लोग जानते हैं ना, जिस तरह से अठौली बाजार लगती है गांव खेड़े में, इस तरह से जुमा के दिन जो है मुसलमान मस्जिदों के तरफ भागते हैं नमाज पढ़ने के लिए, साप्ताहिक बाजार की तौर पर समझ लीजिएगा कि नमाज पढ़ेंगे। और भीड़ ज्यादा होने पर लोग जो है मस्जिद से बाहर, शहर के बाहर रोड तक आ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने में 3 से 4 से 5 मिनट लगता है। लेकिन अगर शरीयत की बात कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हमारी शरीयत कभी भी किसी को तकलीफ देके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। वो तो यहाँ तक कहती है कि दूसरे की खिदमत करने में नमाज की नीयत तोड़ दो, दूसरे की जान बचाने में नमाज की नीयत तोड़ दो। अब रह गया व्यवहार, तो ये व्यवहार तो मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई नफरत की बात है। ये नफरत दिलों में इस तरह भर गया कि ट्रेन के अंदर भी आपने देख लिया, पुलिस जिसको रक्षा करनी चाहिए वो उचका करके, हटा करके सद्दे में पड़े हुए लोगों को जूते से मार रहा है, ठोकर पैरों से मार रहा है। ये उसकी अमानवीय घटना है। हम उसे किसी धर्म और किसी से नहीं, पुलिस की वर्दी में रहकर अनुशासनहीनता का वो कार्य है। रास्ता साफ करना अगर वो ट्रैफिक का पुलिस है तो उसका काम है, लेकिन लात हाथ चलाना ये भारतीय संविधान ने उसको ये भी अधिकार नहीं दिया है। समझा देना या हटा देना या उठा देना ये सब, लेकिन ये तो मोदी द्वारा फैलाए गए नफरत का एक छोटा सा नतीजा है, उदाहरण है। नहीं तो आज मानो में कुछ नहीं है। जबकि बाबा साहब ने भी कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। मैंने भी एक जगह कहा था कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। एक इंसानियत के नाते अगर आपके दरवाजे पर भी आदमी बैठ करके
बैठ जाए तो आप उसे ठोकर नहीं मार सकते हैं। नमाज होने के बाद उसे उठा ले जाते, ले जाकर चालान कर देते, जुर्माना लगा देते कि रास्ता को तुमने बाधा रख किया है। तो एक बार अलग बात है, हो सकता है इससे डर पैदा हो तो आइंदा कोई रोड बनना है, लेकिन आपने जो अमानवीय कार्य किया है, ये मानवता के, आप ये बता दीजिए, आपने मनुष्य को इतना मारा है, सड़कों पर गाय बैठ जाती है, बकरी बैठ जाती है, भैंस बैठ जाती है, ये बैठ जाती है, रास्ता जाम होता है, कुत्तों से टकरा कर आदमी मर जाता है, उस वक्त तुम कहां हो? 3 मिनट के अंदर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हो, 3 मिनट के लिए। तो ये तो मोदी द्वारा फैलाई गई नफरत का नतीजा है, जिस पर तो हम अब कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बस इतना ही चाहेंगे कि नफरत की फैली हुई दुश्मनी देखो, नफरत से फैली हुई दुश्मनी देखो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चुन लिया है एक ऐसी चुन लिया, ऐसा राह चुनी है देखो, और जला देते हैं हमारे घर को, और हम ही से कहते हैं रोशनी देखो। तो ये तो हमारे साथ जो हो रहा है, ये फैली हुई नफरत है, और इसी नफरत को मिटा करके भारत को वो भारत बनाना है, गंगा जमुनी तहजीब बनाना है, भाई से भाई को मिलाना है। ये मानव का माहौल बना सकता है, सरकारें नहीं बना सकती हैं। लेकिन नफरती सरकार जब हटेगी तभी तो मानव से मानव को बनाने वाली सरकारों का निर्माण होगा, और उसके लिए सबसे बेहतरीन आदमी अगर कोई है तो वो नितिन गडकरी।